हेलो एवरीवन। पहले वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जान लेते हैं संविधान सभा कैसे बनी और कैसे संविधान निर्माण कार्य शुरू हुआ था, संविधान बना था। अब हम उससे आगे प्रस्तावना और जो हमारे संविधान बनकर तैयार हो उसके बाद संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में समझेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना को पढ़ने से पहले कुछ दो चार पॉइंट हमारे रह गए थे, पहले हम उनको देख लेते हैं। उस दिन हमने देखा था कि हमारा संविधान बना था। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान बना था, लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तब हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950 को तब हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जो आज वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। क्यों चेंज हो चुके हैं? क्योंकि जो संविधान संशोधन किए जाते हैं उनसे इनमें बढ़ावा बढ़ चुके, इजाफा हो चुका है। तो क्या था? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी 26 जनवरी को। और आज वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये प्रस्तावना के बारे में ये कुछ पॉइंट्स उस दिन रह गए थे वो है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आज अनुच्छेद हो चुके हैं 470। हर क्योंकि जैसे संविधान संशोधन होते हैं उसमें कुछ इंक्लूड किया जाता है, वो उससे क्या होता है कि अनुच्छेदों को बढ़ाया गया है, भाग भी बढ़ाए गए हैं। भाई शामिल तो संविधान के अंदर ही करेंगे तो उसको बढ़ाया गया है ना। 25 भाग हो चुके हैं और जो हमारी 8 अनुसूचियां थी वो क्या हो चुकी है? 12। ये क्वेश्चन में काफी बार पूछ लिया जाता है कि आज वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, भाग कितने हैं। तो हमारी अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं? 12। पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। उससे पहले 22 भाग थे, 25 भाग हो गए और अनुच्छेद 470 हो गए। और फ्यूचर में और भी बढ़ेंगे क्योंकि संशोधन तो ऐसा तो है नहीं बस संशोधन हो चुके उसके बाद संशोधन होंगे। जैसे जैसे संशोधन होंगे वैसे वैसे ये बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके बाद कुछ दो चार बातें और थी, जैसे कि सर अब किसको क्या बनाया गया था संविधान में? तो सर BN राव को संविधान में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आता है। हम BR अम्बेडकर और BN राव को एक ही समझ लेते हैं। तो सर BN राव को, जो BN राव थे, सर BN राव को संविधान का सलाहकार, संविधान के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। सलाहकार नियुक्त किया था, कानूनी सलाहकार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नियुक्त किया गया। क्योंकि हम BR अम्बेडकर और BN राव दोनों दिए जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ संविधान तो BR अम्बेडकर जी ने बनाया था, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने, हम उन पे टिक लगाते थे, पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब उसके बाद कुछ दो चार पॉइंट और हैं, उनको और देख लीजिए। जैसे अब ये था हमारा संविधान लिखा किसने भाई? अब हमें ये पता है संविधान भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, पर ऐसा नहीं, संविधान को अपने हाथों में बनाया इन्होंने, पॉइंट्स इन्होंने डाले, पर अपने हाथों से जो संविधान की बुक है उसके अंदर अपने हाथों से एक सुंदर सुलेख बना के किसने लिखा है? जैसे अभी हम पढ़ते हैं कि महाभारत को तो वेद व्यास जी ने लिखा था, ठीक है, पर लिखा वेद व्यास जी ने तो सिर्फ बताया था, लिखा किसने था? गणेश जी ने लिखा था। तो वैसे ही हमारे जो संविधान के वेद व्यास है BR अम्बेडकर जी, और जो हमारे संविधान के गणेश जी हैं जिन्होंने लिखा है वो कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने क्या था? अपने हाथों से संविधान को लिखा था। ये भारतीय संविधान के, ये संविधान के क्या थे? सुलेखक थे, हाथों से लिखने वाले संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। प्रमुख सुलेखक थे संविधान के। और जो संविधान है, जो हमारा मूल संविधान है ना, मूल संविधान कौन सी उसमें लिखा गया? इटैलिक शैली में लिखा गया है मूल संविधान। अभी तो क्या संविधान की कॉपियां बन चुकी हैं, प्रतियां मिलती हैं, पर नहीं, जो हमारा मूल संविधान है, जो स्टार्टिंग में एक संविधान की बुक जो हाथों से लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, वो जो मूल संविधान था वो कौन सी शैली में लिखा गया था? इटैलिक में, इटैलिक शैली में, इटैलिक शैली में लिखा गया था। अब इसके बाद जो हमारा जो संविधान है
हमारा जो संविधान, हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा और बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे लंबा, विश्व का लंबा और बड़ा संविधान है। लंबा और बड़ा मतलब सबसे अधिक अनुच्छेद हमारे इस संविधान में है। और जो हमारे देश का संविधान है वो क्या है, लचीला और कठोर है। लचीला, लचीला क्यों है भाई, लचीला और कठोर संविधान है। लचीला क्यों है, क्योंकि इसमें भाई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बहुत ही इजीली संशोधन कर सकते हैं हम। और कठोर क्यों है कि बहुत से ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां पर संशोधन के लिए हमें संविधान के संसद के दोनों सदन, उसके बाद राज्यों के विधानसभाओं से भी अप्रूवल चाहिए होता है, उसके बाद चेंज होता है। इसलिए कठोर भी है और इसलिए लचीला भी है। ये हमारे संविधान की क्या है, विशेषताएं हैं। संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और संविधान जो हमारा भारतीय संविधान क्या है, विश्व का भारतीय संविधान लचीला और कठोर संविधान है। ठीक है, चलिए अब हम अपनी प्रस्तावना को डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट्स उस दिन रह गए थे और ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने आज आपको ये बता दिया प्रस्तावना से पहले। अब हम प्रस्तावना को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। जो हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो हमारे संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब उसको स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, अब प्रस्तावना से सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो भारतीय संविधान लागू किया गया वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को की तारीख दे रखी है, उसके अंदर प्रस्तावना में। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हमारे देश के संविधान को स्वीकार करने की जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 है, ना कि 26 जनवरी 1950। ये कंफ्यूजन आप अपना क्लियर कर लीजिए। उसके बाद प्रस्तावना क्या थी, कैसे बनी भाई, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो उन्होंने 13 दिसंबर को उन्होंने वो 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और जो बाद में 22 जनवरी को पास कर दिया गया था, तो जो नेहरू जी ने जो ये उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, ये ही बाद में थोड़े बहुत चेंजेस के बाद इसी को प्रस्तावना बना दिया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव था, नेहरू इन शॉर्ट लिख रही हूँ ब्रैकेट में, 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था उसी को ही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए प्रस्तावना को क्या कहते थे, उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अब उसके बाद प्रस्तावना, अब ये हो गया प्रस्तावना ली कहाँ से गई है। जो हमारे देश की प्रस्ताव, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको कहाँ से लिया गया है, तो आपने बहुत बार सुना होगा अमेरिका से, पर नहीं, उसको दो जगह से लिया गया है, अमेरिका से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ये तो आज हमने नया सुन लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा, भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है। और प्रस्तावना का जो विचार था ना कि हाँ हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए, वो अमेरिका से लिया गया है। और भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अब हमारे देश के संविधान में जो सबसे ऊपर लिखा होता है कि हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, और खत्म कहाँ होती है, हम इसे स्वीकार करते हैं कि हम अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 में की तारीख को अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। एंड इन डेट पे होता है, स्टार्टिंग यहाँ होती है। तो यहाँ हम भारत के लोग जो हैं, इसमें ये बताया गया कि हम भारत के लोग अपने संविधान को इतनी पावर देते हैं कि हमारे देश का शासन कैसे चले, ये सब जो संविधान है ना उसको हमने शक्ति दी है। किसने शक्ति दी है, भारत के लोगों ने, यानी कि भारत की जनता ने संविधान को शक्ति दी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब उसमें बहुत से वर्ड जोड़े गए हैं, प्रस्तावना के अंदर काफी वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन सब का भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि इसका मतलब क्या है। जैसे आ जाता है कि संपूर्ण संप्रभु गणराज्य आ जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है,
इसका मतलब है कि भारत देश जो है वो पूर्ण रूप से आज़ाद है। वो अपने आंतरिक मामले और अपने विदेशी मामले, यानी कि किसी भी तरह के डिसीजन लेगा वो अपने अपने आप ले सकता है। उस पर अब किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दबाव या प्रेशर नहीं है। जैसे पहले अंग्रेजों के अंडर में था, ब्रिटिश के अंडर में था, तब वो खत्म हो चुका है। पूर्ण रूप से आज़ाद है, पूर्ण रूप से आज़ाद। अपने सभी फैसले भारत देश खुद लेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होगा कि अपने सभी फैसले, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो विदेशी हो, किसी भी तरह के मैटर हो, वो सब फैसले भारत अपने आप लेगा। उस पर किसी भी बाहरी शक्ति, किसी भी बाहरी राष्ट्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है समाजवादी। समाजवादी पॉइंट एक वर्ड आता है, इसका भी मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो समाजवादी का मतलब क्या है कि भारत में समाज में सभी लोग बराबर हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। ठीक, समाजवादी का मतलब यहाँ किया जाता है। फिर आ जाता है धर्मनिरपेक्ष, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। फिर आ जाता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि राज्य का यानी भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को, लोगों को रहने की हर तरह से आज़ादी है। भारत का ऐसा नहीं कि भारत का हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म नहीं। भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के आराम से रह सकते हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक, अब लोकतांत्रिक का तो मतलब आपको पता है, जनता का जनता का शासन। यानी कि लोकतांत्रिक का मतलब है कि हमारे देश की जो सरकार है, जो शासन कौन चलाएगा, हमारी ही देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको जनता चुनती है, जनता जिनको पावर देती है, वो प्रतिनिधि। तो यहाँ लोक, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का ही शासन। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है गणराज्य। अब गणराज्य का मतलब क्या है? देश का प्रतिनिधि, गणराज्य। अब एक वर्ड इसमें गणराज्य भी है। तो गणराज्य का मतलब ये शब्द जो लिखे हैं, ये वर्ड्स हैं, ये सब हमारी प्रस्तावना के अंदर इंक्लूड हैं। और इनके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द का क्या मतलब है। तो अब आपको वहां ये उसके ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा, इसलिए इनके एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जा रहा है। अब गणराज्य का मतलब है देश का प्रतिनिधि, जो हमारे देश का प्रतिनिधि, जैसे सीएम है, पीएम है और प्राइम मिनिस्टर है और पीएम है, उनको जब हम चुनते हैं तो हमारे देश का जो प्रतिनिधि है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, चाहे प्रत्यक्ष हमने चुना हो जैसे, और चाहे अप्रत्यक्ष चुना हो, चाहे हमने प्रत्यक्ष चुना हो चाहे अप्रत्यक्ष चुना हो, पर वो क्या होगा? चुना हुआ होगा। अप्रत्यक्ष चुना हुआ होगा, क्या होगा? चुना हुआ, ना कि वंश से। वे किसी वंश का नेक्स्ट उसका बन जाए शासक, नहीं, चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं होगा। जैसे कहा, इंग्लैंड में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है, वो क्या होता है? वहाँ वंशानुगत होता है। ठीक है ना। पर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो गणतंत्र का मतलब यही है कि वहाँ हमारे देश का जो प्रतिनिधि होगा, वो चाहे हम उसे प्रत्यक्ष रूप से चुने चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुने, पर क्या होगा? वो चुना हुआ होगा, ना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब कि आने वाली पीढ़ी में उसका राजा बन जाए, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। हम उसको चुनेंगे, वंशानुगत नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब यहाँ ये हो जाता है। अब उसके बाद एक आता है न्याय। न्याय का मतलब होता है कि सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्या होगा? सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह का न्याय मिलेगा न्याय के अंदर। अब ये क्वेश्चन बहुत कई बार हमने देखा है एग्जाम्स में कि प्रस्तावना में न्याय में कौन कौन से न्याय का बताया गया है, न्याय का वर्णन किया गया है। तो न्याय के अंदर आ जाता है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है। चलिए अब इसको रब कर देते हैं। न्याय हो गया। अब आपका न्याय के बाद हम पढ़ देते हैं स्वतंत्रता। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये सातों पॉइंट बनता है स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को आज़ादी है देश के किसी भी हिस्से में बसने की, ठीक है, कमाने खाने की, सांस लेने की, हर तरह की आज़ादी। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात। अब आ जाते उसके बाद समता। समता का मतलब होता है समानता। समता को देख के कभी कंफ्यूज हो जाती है, तो समानता।
समानता में क्या आ जाता है कि सभी व्यक्ति को मतलब कि न्यायिक रूप से समानता, आर्थिक रूप, सामाजिक रूप से समानता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो मंदिर हो, चाहे सिनेमा हॉल, चाहे कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पर इंसान मतलब कि नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऊंच नीच का, छुआछूत का, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आ जाता है आपकी समानता में। और राष्ट्र की एकता, अखंडता, फिर ये भी आ जाता है कि हमें अपने देश की राष्ट्रीय अब ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हमें अपने देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। भारत को कभी भी दो मतलब कि ऐसा नहीं कि हम उसको भौगोलिक या धार्मिक रूप से अलग बांटें। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता, अब ये क्या है, एक हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है कि आपको हक तो सारे चाहिए पर आपके फर्ज भी तो होते हैं कुछ। तो ये क्या है कि विभिन्नताओं में भी देश की एकता बनाए रखना, विभिन्नता में भी देश की, अब विभिन्नता तो इंडिया में बहुत है, आप देखते हो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भौगोलिक मतलब की जो फिजिकली जो हमारा इंडिया डिवाइड है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुद्र है, कहीं प्लेन मैदान है, कहीं ये पठारी भूमि है। तो ये क्या है, ये भौगोलिक विभिन्नता है। तो विभिन्नता में भी एकता, मतलब कि अलग अलग कल्चर है इंडिया में, इतने कल्चर हैं, कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक जाओ, कितने कल्चर मिलते हैं आपको। तो उन बल्कि उनमें जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उनके बाद भी हमारा एक देश है, हम सब क्या है, भारतीय हैं। तो ये क्या है, विभिन्नता में एकता है। इसलिए इसको क्या कहा गया कि हमें अपने देश की राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखना है। कितनी विभिन्नताएं हो जाए, चाहे हमारे धर्म अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारे खान पीन अलग है, हमारा रहन सहन, पहनावा, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी हम क्या हैं, भारतीय हैं। यही है हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता, विभिन्नता में एकता। अब उसके बाद आ जाता है एक वर्ड बंधुत्व भी है। बंधुत्व यानी आपसी भाईचारा, जो हमें आपस में जोड़े रखता है, आपसी भाईचारा। वही बात आ गई ना कि हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं, आपसी भाईचारा। ठीक है, ये सब चीजें हमारी प्रस्तावना में वर्ड, ये सब वर्ड हमारी प्रस्तावना में इंक्लूड किए गए हैं। चलिए उसके बाद आ जाते हैं भाई, एक पॉइंट और था कि जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसको मतलब कि क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, अब ये आगे किसने कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, नहीं, प्रस्तावना को जो क्या कहा गया, वो तो प्रस्तावना को तो संविधान की आत्मा कहा गया है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो लिखेंगे हम प्रस्तावना। संविधान की आत्मा क्या किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को। और आ जाए कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, बी आर अम्बेडकर ने, जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आएगा मौलिक अधिकार को। तो क्या आएगा, अगर बी आर अम्बेडकर जी का नाम आ जाता है तो आएगा मौलिक अधिकारों को आत्मा कहा गया है। ठीक है, और अगर नॉर्मली पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आएगा हमारी प्रस्तावना। संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा गया है, पर अगर पूछ लेते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब बोल बताया जाएगा मौलिक अधिकारों को। ये ध्यान रखिएगा, कभी आप संविधान की आत्मा में सीधा मौलिक अधिकार डाल दें या बी आर अम्बेडकर पूछे तो आप प्रस्तावना डाल दें, ऐसा नहीं है। जब सिर्फ संविधान की आत्मा पूछा जाए तो आएगा प्रस्तावना, और जब ये पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो बताया जाएगा मौलिक अधिकारों को। अब संविधान प्रस्तावना में आगे बढ़ लेते हैं कि हमारी प्रस्तावना में अब तक एक संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितने संशोधन हो चुके हैं, एक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, संशोधन, एक संशोधन हुआ अब तक। कब हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1973 में, 42वां संविधान संशोधन 1973। इसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, और क्या कहा गया था, उसमें संशोधन करके कुछ नए वर्ड्स को जोड़ दिया गया था। तो
तो 42वां संविधान संशोधन हमारी प्रस्तावना में 1973 में हुआ था। अब उसके बाद इसमें कुछ मतलब कि 2-4 वर्ड्स को जोड़ा गया था। चलिए, प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। संशोधन 1976, सॉरी 1976 में। इसके जरिए 3 शब्द जोड़े गए थे। कंफ्यूजिंग है। प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1973 में, और इसमें नए 3 वर्ड जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द इस संशोधन के अंतर्गत। इसमें जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसमें प्रस्तावना में कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द। प्रस्तावना में आज तक एक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1973, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये हमारा प्रस्तावना के बारे में था। अभी प्रस्तावना में कैसे कब चेंजेस हुए, प्रस्तावना में जो वर्ड्स दिए गए उनका क्या मतलब है। अब प्रस्तावना